ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय गणित। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जो बीजगणितीय रूप था उस बीजगणितीय रूप को ग्राफी विधि से हल करना सीखा था और उसमें चर के मान है वो x और y के मान आए थे। क्योंकि हम दो चरों के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चर दो होंगे और अधिकतम घात है वो क्या होगी, तो तुम लोगों की क्या होगी, 1 होगी। अब देखो रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंदर 3 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। हमारे को परीक्षा में यदि नाम दे देते हैं तो नाम से सवाल को सरल करना है, यदि नाम से नहीं देते हैं तो हम तीनों विधियों में से कोई विधि है वो प्रयोग में ले सकते। तो प्रतिस्थापन विधि में है वो कैसे है वो प्रश्न को सरल करते हैं। तो देखिए आप लोगों के दो चर का रैखिक समीकरण होगा, तो अब किसी समीकरण में यानी दो समीकरण आपको दिए होंगे, समीकरण का युग्म दिया होगा, तो यानी कोई भी दोनों समीकरणों में से एक चर x को दूसरे चर y के पदों के रूप में लिखते, यानी आपके दो चर होंगे उसको एक पक्ष में केवल x या y रखेंगे और दूसरे पक्ष के अंदर है बाकी सभी मान ले जाएंगे। अब y के पदों में प्राप्त x के इस मान को युग्म के शेष दूसरे समीकरण में x के स्थान पर प्रतिस्थापित करके y का मान निकाल, कि हम लोगों ने है वो एक चर x है दूसरे चर y के पदों में लिख दिया, तो y के पदों में लिखा है, इसका मतलब y के पदों को y के पद प्राप्त है वो x के मान को युग्म के शेष दूसरे जिस समीकरण के अंदर मान यहाँ पक्षांतरण किया था और मान प्राप्त किया वो समीकरण नहीं, दूसरे समीकरण में x के स्थान पर वो मान लिख करके प्रतिस्थापित करके हम y का मान उसमें निकाल लेंगे और फिर हमें y के इस मान को है हमें y का मान प्राप्त हो गया, तो y के इन मान है वो किसी दो समीकरण होंगे आपके, तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में हम प्रतिस्थापित करके x का मान है वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि है वो प्रयोग में होगी और अभी सवाल को सरल करेंगे तब आप लोगों को समझ में ज़्यादा आ जाएगी। इसमें प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमारा है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। ये नाम दे दिया, ये समीकरण है वो पहला दे दिया 1 और ये समीकरण 2। अब जब मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि में एक चर को इधर रखते हैं और दूसरे चर को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, और यदि x का यहाँ गुणांक होता तो भी उस तरफ ले जाते। तो यहाँ देखो x का तो x रखा, ये प्लस y है, इसका प्रतिस्थापन कर दिया तो 14 तो यह पक्षांतरण कर दिया 14 - y। अब देखिए अब x का मान ये हमने समीकरण 1 को सरल किया है, तो अब समीकरण 1 में ये मान नहीं रखना है, अब समीकरण 2 के अंदर रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखना। अब देखो x है, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, x = 14 - y, ये मान है वो इस समीकरण 2 के अंदर रखा तो 14 - y और ये माइनस y का y और बराबर ये 4। अब हमें समीकरण की स्थिति है उसको सरल करना। अब देखो ये 14 प्लस में है तो बाएं से दाएं पक्ष में जा रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक हो गया, तो ये 4 तो अपनी जगह पर है, ये प्लस का है तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का। अब देखो माइनस के y और माइनस के y, तो माइनस के 2y हो जाते हैं, तो -2y = 4 - 14। अब देखो ये y का गुणांक है वो -2 है और 4 यानी प्लस के 4 और माइनस के 14, तो कितने रहे, यानी कौन से चिन्ह के कितने ज़्यादा है,
क्योंकि हम घटाने में मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब हमारे को चिन्ह से गणना नहीं है, 4 और 14 में से बड़ा कौन सा है, तो है 14 बड़ा है। अब है 14 के आगे चिन्ह कौन सा है, तो माइनस का है। अब है वो 4 और 14 के बीच में यानी कितने का अंतर रह गया, तो -10। तो ये -10 और ये माइनस का 2 है और ये गुणे में है, और गुणे से इधर आया तो ये भाग में आ गया। तो अब माइनस में माइनस का भाग देते तो प्लस हो जाता है, और 10 में 2 का भाग दिया वो 5वां, तो y का मान है वो 5। ये y का मान आप किसी में रख सकते हो, चाहे समीकरण 1 में रख सकते हो और चाहे समीकरण 2 में रख सकते हो, यानी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैंने यहाँ y का मान है वो समीकरण 2 में रख दिया। तो 2 में रखने पर तो देखो यहाँ x तो x आई, और यहाँ ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ये y का मान है वो 5 रखना है और बराबर 4, ये 4। अब देखो ये आपके इस पक्ष के अंदर है वो -5 है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो आप लोगों का है वो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो ये माइनस का है तो इस तरफ हो गया, तो प्लस का हो गया। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो इस दोनों समीकरण है वो युग्म के हल है वो यहाँ कहना 9 आ गया x का मान, और y का मान आप लोगों को 5 प्राप्त हो गया। पहले का तीसरा है, देखिए 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। अब हमारा समीकरण 1 दे दिया और समीकरण 2 दे दिया। अब प्रतिस्थापन विधि वही आपके इन पिछले सवाल में हुई थी, वही होनी है। तो देखो समीकरण 1 से मैंने 3x, ये माइनस का है उधर ले गया तो ये प्लस का, x का गुणांक 3 है तो गुणे में है, तो बाएं से दाएं पक्ष में गया तो भाग में चला गया, तो 3 + y बटे 3। अब ये समीकरण है वो किसको सरल किया वो ध्यान में रखना है, यानी 1 को सरल किया इसलिए 1 हो गया। अब देखो x का मान है वो समीकरण 2 में रखना है। हाँ, यदि यहाँ 2 सरल करते तो मान किस में रखते, तो पहले वाले में रखते, और यहाँ समीकरण है 2 के अंदर मान रखना। अब देखो ये 9 अपने स्थान पर, x का मान हमारे पास ये प्राप्त हुआ, ये समीकरण 1 से 3 + y बटे 3, 3 + y बटे 3, ये माइनस का माइनस, ये 3y और बराबर 9। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 × 3 और 3 × 3 9। तो अब इस 3 को 3 से गुणा किया 9, यहाँ प्लस है, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, और 3 को y से गुणा किया 3y, ये माइनस का 3y बराबर 9। अब देखो ये प्लस के 3y है और ये माइनस के 3y है, तो शून्य हो गए, तो 9 बराबर 9। अब देखो दोनों मान है वो 9 बराबर 9 प्राप्त हुए, तो ये कथन है ये y के सभी माना के लिए सत्य है, यानी सभी। फिर भी y का कोई विशेष मान हल के रूप में प्राप्त नहीं करते हैं कि विशेष हम प्राप्त हुआ ही नहीं, इसलिए तो यहाँ y का कोई विशेष मान हल प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसलिए x का भी कोई मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये स्थिति कब पैदा होगी, जब यानी दोनों समीकरण है वो समान होंगे, वो एक जैसे होंगे। तो इस स्थिति के अंदर है वो समीकरण 1 और 2 के है वो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। इसके अंदर पहले का 5वां देखिए। अब सवाल करने के तरीके तो वही है, परंतु थोड़े उसमें संख्याएं चेंज हो रही है, तो देखते हैं। अब वो 5वां √2x + √3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण ले लिया √3x - √8y बराबर 0। ये समीकरण के नाम दे दिए 1 और 2। अब इन पहले समीकरण को सरल करते हैं, तो समीकरण 1 से √2x अपने स्थान पर है, ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया, और x का गुणांक √2 है तो गुणे में है तो इधर है वो भाग में। अब हमने समीकरण 1 से तो ये प्राप्त कर लिया x का मान। अब हमें है वो समीकरण 2 के अंदर रखना पड़ेगा, तो यहाँ है वो x का मान समीकरण 2 में रखना। तो देखिए √3 तो अपने स्थान पर है, x है इसका मान ये है -√3y बटे √2, ये कोष्टक बंद हो गया माइनस, ये √8y है बराबर 0। अब देखो इसको सरल करते हैं, तो √3 ये प्लस और कहना ये प्लस ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस प्राप्त हो,
अब हमारा √3 को √3 से गुणा किया तो होता है हम लोग √9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो यहाँ है वो √9 और 9 का वर्गमूल मैंने 3 लिख दिया, ये y, और दूसरा ये बट्टे है वो √2 और माइनस है वो 8 √y और बराबर 0। अब देखो इस दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, y आ रहा है, कॉमन ले लिया तो y आ रहा है, तो क्या बचा? यहाँ प्लस का है तो प्लस और माइनस तो माइनस आएगा। तो यहाँ आप लोगों का यहाँ है वो 3 ये y -3 बटा √2 माइनस √8। तो आपका ये हो गया, इसके अंदर ये जो है ये y का गुणांक पूरा है, तो इसको बाएं से दाएं ले गए तो यहाँ ले गए 0 बटा -3 बटा √2 माइनस √8। अब देखो ऊपर 0 है और इसका भाग देना है तो 0 बार जाएगा, हमें यहाँ लसपे लेने की आवश्यकता नहीं है, तो y बराबर। अब ये y का मान है वो समीकरण किसी में रख सकते हो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो मैंने पहली समीकरण में रख दिया तो y का मान समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ √2x प्लस √3 है, तो यहाँ हम लोगों का ये 3 और y का मान है वो 0 प्राप्त हुआ, बराबर 0, तो ये 0 हो गया। तो और ये गुणे में है तो भाग में चला गया, तो x बराबर 0 बटा √2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से दिए गए रैखिक समीकरण का हल है वो 0 और 0 प्राप्त हुआ, x और y का दोनों मान है वो 0 प्राप्त। तो इन पहले के 6 प्रश्न है, तो आप लोगों को 6 प्रश्न तक करने हैं।